नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के विजयपुरा में 1999 में मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर अपनी पुरानी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 5 साल तक विपक्ष के नेता के रूप में मेहनत की, लेकिन एस.एम. कृष्णा को सीएम बना दिया गया, जो 4 महीने पहले ही पार्टी में आए थे। खड़गे बोले, मेरी सारी सेवाएं बेकार चली गयी। 2023 में कांग्रेस की जीत के बाद ये अनुमान लगाया गया था कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच 2.5 साल के लिए सत्ता साझा करने का समझौता हो सकता है। खड़गे ने हाल ही में इन अटकलों पर कहा कि मुख्यमंत्री के परिवर्तन का निर्णय पार्टी हाईकमान के हाथ में है। उनका ये बयान तब आया जब राज्य में सिद्धरमैया और डी.के. शिवकुमार के बीच सत्ता साझा करने की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी ने खड़गे के बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि खड़गे जी, अगर आप हाईकमान नहीं हैं तो फिर कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या कोई अदृश्य समिति? कांग्रेस में अध्यक्ष सिर्फ दिखावे के लिए है, जबकि निर्णय 10 जनपद पर बंद कमरों में लिए जाते हैं। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि हमलावर कहां से आए, उनके साथ क्या हुआ और अभी तक जांच में क्या निकला। चिदम्बरम ने पूछा कि सबूत क्या है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। उनके इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का बचाव करने का आरोप लगाया और कहा कि ये पीड़ितों का अपमान है। चिदम्बरम ने सरकार पर पारदर्शिता की कमी और बड़ी चूक का आरोप लगाया। ये विवाद ऐसे वक्त में उठा है जब संसद में सोमवार को इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सावन के तीसरे सोमवार को अवसानेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के दौरान करंट फैलने से भगदड़ मच गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। सीएमओ अवधेश यादव ने मौतों की पुष्टि की है। जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी के मुताबिक मंदिर परिसर में एक बरगद के पेड़ पर बंदर कूदते हुए बिजली के तार से टकरा गया, जिससे तार टूट गया और शेड में करंट उतर आया। इससे कई श्रद्धालुओं को झटका लगा। 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि बाकी का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। हादसे के वक्त मंदिर में भारी भीड़ थी। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 28 जुलाई को बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में 7.24 करोड़ फॉर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या 2005 के बाद पहली बार घट सकती है। ये 7.89 करोड़ से 65 लाख कम है। आयोग ने मतदाता सूची साफ सफाई के लिए ये विशेष गहन संशोधन SIR किया है। विपक्ष इसे मतदाताओं को हटाने की साजिश मान रहा है और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसा बता रहा है। ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को आएगी। इसके बाद आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। ECI ने कहा है कि बिना सही प्रक्रिया कोई नाम नहीं हटाया जाएगा। नए मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि वोटर आसानी से मतदान कर सकें। ये विवाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले काफी गर्माता दिख रहा है। संसद का मानसून सत्र आज सोमवार को फिर से शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर बहस मुख्य मुद्दा होगा। विपक्ष खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जबकि भाजपा विपक्ष पर व्यवधान और राजनीति करने का आरोप लगा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को युद्ध विराम हुआ था, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सदनों में सरकार की तरफ से जवाब देंगे। वित्त विधेयक और रेलवे संशोधन बिल पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों पक्षों की सहयोग से सत्र सुचारू रूप से चलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली स्थित आवास से नकदी की बोरियां मिलने के बाद हटाने की प्रक्रिया का सामना कर रहे जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान XXX के रूप में गोपनीय रखी है। याचिका में उन्होंने इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट और तत्कालीन CJI की सिफारिश को रद्द करने की मांग की है। वर्मा ने खुद को साजिश का शिकार बताया और जांच प्रक्रिया को एक तरफा बताया। 14 मार्च को उनके स्टोर रूम से जली हुई नकदी मिली थी, जिस पर विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुन रही है। साथ ही उनके खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका भी कोर्ट में है। मामला न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू होने के 1 साल बाद भी केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि अब तक कितने लोगों को इसके तहत नागरिकता मिली।
गृह मंत्रालय ने आरटीआई में कहा कि उनके पास ये डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस पर विपक्ष और कार्यकर्ताओं ने पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए हैं। कुछ राज्यों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात में 373, राजस्थान में 7,250 और दिल्ली में 14 लोगों को नागरिकता मिली है, लेकिन कई लोग के पास जरूरी दस्तावेज नहीं होने से आवेदन की प्रक्रिया मुश्किल रही। मंत्रालय ने अब दस्तावेजों को लेकर नियमों में ढील दी है। सीएए को लेकर पश्चिम बंगाल और असम में विवाद और भ्रम बना हुआ है, जबकि विपक्ष इसे भेदभावपूर्ण बता रहा है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने रूस से तेल आयात पर हो रही पश्चिमी आलोचना को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था बंद नहीं कर सकता क्योंकि वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। टाइम्स रेडियो से बातचीत में उन्होंने सवाल उठाया कि जब यूरोपीय देश भी रूस से गैस और ऊर्जा खरीद रहे हैं तो भारत को क्यों रोका जा रहा है। भारत की 80% से ज्यादा ऊर्जा जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। दोराईस्वामी ने यह भी साफ किया कि भारत रूस रिश्ते पुराने और रणनीतिक हैं। भारत युद्ध का समर्थक नहीं, लेकिन अपनी जरूरतों पर समझौता भी नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानता। ये बयान भारत की आत्मनिर्भर और संतुलित विदेश नीति को दर्शाता है। जर्मनी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। स्टुटगार्ट के पास रीटलिंगेन इलाके में एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के वक्त ट्रेन में करीब 100 लोग सवार थे। जर्मन ट्रेन ऑपरेटर डॉयचे बान ने बताया कि दुर्घटना के कारण अभी साफ नहीं हुए हैं, लेकिन स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से पहले इलाके में तेज तूफान आया था। शाम 6:10 के आसपास 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में आपातकालीन टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पलटे डिब्बों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गजा में इजराइल के सुरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए इलाकों पर भी हमले हुए, जिनमें कम से कम 63 लोग मारे गए। भुखमरी से 6 और फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मानवीय मदद रोकने और नाकेबंदी के बीच हालात गंभीर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और विश्व नेताओं ने इसराइल की कड़ी निंदा की है और युद्ध विराम की मांग की है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों ने नाकेबंदी हटाने पर जोर दिया है। वहीं इसराइल मानवीय पहुंच बढ़ाने का दावा करता रहा है। गाजा में अब तक करीब 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध विराम के लिए बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 1 अगस्त से पहले एक बड़ा व्यापार समझौता किया है। इसके तहत यूरोपीय सामानों पर अब 15% टैरिफ लगेगा, जो पहले धमकी दी गई 30% से कम है। यूरोपीय संघ अमेरिका से $750 अरब की ऊर्जा खरीदेगा और अमेरिका में $600 अरब का निवेश करेगा। इस समझौते से ऑटोमोबाइल, फार्मा और सेमीकंडक्टर पर भी टैरिफ कम होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सबसे बड़ा समझौता बताया, जबकि यूरोपीय आयोग प्रमुख ने इसे स्थिरता का कदम कहा। इस समझौते से व्यापार विवाद टल गया और वैश्विक बाजारों को राहत मिली है। ये अमेरिका की टैरिफ रणनीति का बड़ा जीत मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल 2025 के बाद हुए युद्ध विराम में मध्यस्थता की थी। उन्होंने कहा कि उनका व्यापारिक दबाव काम आया और इसी रणनीति से अब वे थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद सुलझा रहे हैं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका व्यापार नहीं करेगा। हालांकि भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध विराम आपसी बातचीत से हुआ था। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष में 33 मौतें और हजारों विस्थापन हुए हैं, जबकि ट्रंप ने इसे आसान संघर्ष बताया है। कांग्रेस ने मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संघर्ष पर आपात बैठक बुलाई थी। ट्रंप के बयान ने भारत में राजनीतिक बहस छेड़ दी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.